हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 14 दिसंबर 2024 के पेपर का होगा। और इस प्रश्न पत्र का हमने जो है सीडीपी के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया है और ईवीएस से संबंधित एक पार्ट को ऑलरेडी कर लिया है। और यदि आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियोज को जरूर देख लें। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न आज 76 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 76 में है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो है 6 थीम होते हैं, ठीक है। तो 6 थीम कौन कौन से हैं? तो परिवार और मित्र, भोजन, यहाँ पे भोजन नहीं है, 4 थीम दिए गए हैं ऑलरेडी ऑप्शन में, एक भोजन नहीं दिया गया है। और आपका हो जाता है आवास, यात्रा, ठीक है, पानी, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 6 थीम होते हैं। और तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, काम और खेल, परिवार और मित्र, आवास और आपसी संबंध। तो जो पाठ 13 है गौरव जानी, जो कि कक्षा 5 की पुस्तक की है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की, इसका जो है ये थीम किस थीम का हिस्सा है? तो ये है आपका आवास का, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, आवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके ईवीएस वाला सेक्शन में आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। तो उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? आपके ऑप्शन है 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो उबला हुआ दूध जो है 2 घंटे में पच जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। तो राकेश कौन है? एक ईवीएस के शिक्षक हैं, ठीक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है, ठीक है। तो राकेश जो कि एक पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के जो शिक्षक है कक्षा 5 के, वो एक गतिविधि कराते हैं बच्चों को। गतिविधि में वो क्या कराते हैं? वे जो है कि वस्तु को पानी में डालने के लिए, पानी में डालकर देखने के लिए बोलते हैं कि कौन सी वस्तु जो है डूब रही है पानी में और कौन सी वस्तु जो है तैर रही है, ठीक है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में से शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे कूट भी दिए गए हैं, कूट में आपको आंसर इसका लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, शिक्षक को बच्चे से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। क्या बच्चों को जो है सीधे आंसर बता देनी चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण से हो रहा है, कि घनत्व के कारण से जो है कुछ वस्तुएं तैर रही है, कुछ वस्तु जो है डूब जा रही है, ठीक है। तो दूसरा है ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करे। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो देखिए ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत होगा। उनको जो है डायरेक्ट आंसर नहीं बता देना है, बल्कि बच्चों को जो है अपने आंसर देने की आजादी उन्हें देना चाहिए। बच्चे जो है अपने से उस गतिविधि से जो उन्होंने सीखा उस चीज को जो है वो उसके संबंध में जो टिप्पणी देंगे, उनके संबंध में वो जो भी उससे सीखे उसको बताएंगे, ठीक है। और उस प्रकार से जो है निरीक्षण करेंगे और बताने की उन्हें जो है आजादी शिक्षक को देना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, ठीक है, और परीक्षण करने, गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो बच्चों को जो है और भी अन्य चीजों से परीक्षण करने और उस गतिविधि से संबंधित जो है जो भी उन्होंने सीखा है उसको और अच्छे से जो है
सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो सी भी यहाँ पे सही है। तो बी और सी राइट है यहाँ पे, तो बी और सी ऑप्शन 3 में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, बच्चे अवधारणाओं के बीच कई नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है, जहाँ पे एक रचनावादी कक्षा की यदि बात करें तो वहाँ पे जो है बच्चे जो है नई नई चीजों को सीखते हैं और अवधारणाओं को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, यानी उनके उस गतिविधि से संबंधित जो भी उनका अनुभव रहा है उससे जो है वो नई चीजों से जोड़ते हैं और चीजों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं। तो यहाँ पे सही है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ठोस वस्तु का प्रयोग यानी कि चीजों का जो है वो इस्तेमाल करके जो है वहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और गतिविधि कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, बच्चों का अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, उनका जो भी अनुभव रहा है उसको सम्मान दिया जा रहा है और उससे जोड़कर जो है वो कार्य कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। तो ऐसी जो है पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में देखी जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए नहीं होती हुई दिखाई देगी, तो ये हो जाएगा आपका, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, जो सवाल जानते हैं उसी को बस हल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, जो रटंतु प्रणाली होती है जिसमें जो है बच्चों को रटवाया जाता है एक बार एक ही सवाल, तो जो जाने पहचाने सवाल होते हैं वो हल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे कुछ गतिविधि दे दिया जाए तो उसमें ना ही वो पिछले ज्ञान को जोड़ पाते हैं अपने नए ज्ञान से। ठीक है, और ना ही कुछ नया आविष्कार वो कर पाते हैं। तो सिर्फ जो जाने पहचाने सवाल यदि उनको मिल जाए तो वो हल कर पाते हैं। तो ऐसा जो है नहीं देखा जाता है रचनावादी कक्षा में। रचनावादी कक्षा में जो है बच्चे नवीनता का खोज करते हैं, नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं, गतिविधि में शामिल होते हैं और उनके जो भी अनुभव रहते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और इसी प्रकार से जो है 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक सीटेट एग्जाम्स हुए हैं पूरे क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे और यहाँ और साथ में आपको मैराथन वीडियोज भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ में हमने जो है बहुत से पेपर ऑलरेडी कर लिया है, तो जिसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख लें। यदि साथ में आप पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 के लिए भी आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन हमारा 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो देखिए आपके ऑप्शन है तत्व कौन कौन से, एलिमेंट से कौन बना है। यहाँ पे देखिए टीन, लिथियम, सोडियम, ब्रॉस, पोटेशियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, जिंक। ठीक है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है हो जाएगा आपका टीन, लिथियम और सोडियम, ये तत्व है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसे कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली, यानी कि 5 बजे। ठीक है, और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। यानी कि यहाँ पे जो है आपसे चाल पूछा गया है, तो चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 30 जनवरी 2023 को जो है नई दिल्ली स्टेशन से जो है ट्रेन जो है क्या हुआ है, डिपार्चर हुआ है। ठीक है, और नई दिल्ली से ये 17 घंटे पर चली। ठीक है, और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। ठीक है, तो 17 घंटा पर चली और 17 घंटा पर ही पहुंची, तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, और यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी कितना है, 1776, तो दूरी दिया गया है 1776। तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी, तो यहाँ पे एवरेज आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड आपका हो जाएगा यहाँ पे दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 1776 दिया गया है, अपन टाइम का हो रहा है 24 घंटा, तो आप इसको जो है
कट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 77.21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 77.21 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। तो देखिए बस प्रश्न को लंबा बनाने के लिए इस प्रकार से दिया जाता है, आप डायरेक्टली अभिकथन और कारण आकर इसमें जो है डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभिकथन में क्या है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है 6 थीम है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, जिसमें आ जाते हैं आपके परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, काम, जो हम चीजें जो हम करते हैं। ठीक है, तो 6 थीम आते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, चीजें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 6 थीम आते हैं। ठीक है, और जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यचर्या है ये बिल्कुल सही है कि ये जो है थीम पर ही आधारित होती है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है, और ये जो है अंतर संबंधित है, ये भी सही है। तो अभिकथन बिल्कुल ही सही है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण अध्ययन को जो पाठ्यचर्या है इसको जो है थीम आधारित बनाने के पीछे मुख्य कारण यही है कि इससे जो है हर थीम यानी कि हर विषय, हर चीज के बारे में जो है बच्चों को गहरी समझ मिले, और हर थीम की शुरुआत जो है सवालों से होती है। सवाल पहले आती है तो बच्चे जो है इस पर गौर करते हैं और उस थीम को भी ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कारण भी यहाँ पे सही दिया गया है और ये जो है सही व्याख्या है इसका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। तो 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 83 नंबर में क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा 4 की शिक्षिका है सिद्धि। ठीक है, और जो पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्लास 4 का जो पाठ 10 है, चैप्टर 10 है, उसमें एक आपका जो है पाठ है, पाठ का नाम है हुतुतु। ठीक है, और इसको पढ़ाने के लिए जो है बच्चों को वो खेल के मैदान में लेकर जाती है और बच्चों से क्या खिलाती है? कबड्डी खेल खिलाती है। ठीक है, और खेल खेलने से पहले जो है सिद्धि जो शिक्षिका है वो क्या करती है? सभी बच्चों को जो है खेल के नियम को समझाती है। तो नियम क्यों बताती है, क्या कारण है नियम बताने का, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो खेलने से पहले नियम तो जानना ही चाहिए, जब तक बच्चे नियम नहीं जानेंगे तो ठीक से खेलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि बिना नियम का वो खेलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, और बिना नियम जाने जो है कोई खेल अच्छे ढंग से नहीं खेला जा सकता है। तो नियम बताना तो आवश्यक ही था। तो यहाँ पे देखिए क्या कारण इसके पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, तो देखिए ऑप्शन ए है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जीवन जीने का भी एक नियम होता है, जैसे कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, कब सोना है, कब किस समय में हमको खाना खाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो है ये सब बहुत जरूरी होता है, उनकी डेली जो उनका जो रूटीन है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो है उनको ये समझ होगी कि हमें जो है सुबह समय से उठना, समय से सभी अपना जो है नित्य कार्य करना, स्नान ध्यान करना। ठीक है, ये सभी के नियम हो जानेंगे। ठीक है, तो नियम को, खेल की जिस तरह से नियम होती है उसी प्रकार से जीवन की भी नियम होती है, जीवन जीने का नियम होती है। ये सिखाने के लिए जो है शिक्षिका ने ये बताया, तो ये सही है यहाँ पे, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाए। बिल्कुल सही है, ताकि खेल जो खिला रही है वहाँ पे सब कार्य जो है सही ढंग से हो, अच्छे ढंग से बच्चे खेल सके। तो ये भी सही है। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियम से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं।
तो ये भी सही है कि नियम के माध्यम से जो है वो शिक्षिका जो है वो बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही है। समाज में भी जो है एक नियम में व्यक्ति को रहना होता है। सभी जो है सामाजिक प्राणी हैं और समाज में जो है जो नियम बने हैं व्यक्ति के लिए उसे सबको फॉलो करना रहता है, ठीक है। और जो भी हमारे बीच में मतभेद और झगड़े होते हैं इन नियमों से ही सुलझते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो नियम बनाने से ऐसा नहीं होता है, बल्कि नियम द्वारा जो है बच्चों को जो है सही ढंग से खेलने के लिए जो है यह नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ABC राइट है, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड ABC। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84। तो देखिए दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ये दो भारतीय पक्षी हैं। तो देखिए कौन से जो पक्षी है जो घोंसला जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और इनका जो घोंसला होते हैं वो लगभग लालटेन शेप के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, कलचिड़ी और बीबर पक्षी, शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी और शक्करखोरा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, ठीक है। ये दोनों जो है शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया ये दोनों जो है वृक्ष या झाड़ी की डाली पर जो है अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन है। तो देखिए उपरोक्त कथन है सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक। तो इससे जो है बच्चे जो है तो ये हो जाएगा आपका सीखने के प्रतिफल, ठीक है। क्योंकि बच्चा ने जो है ये सभी जो दैनिक जीवन के कार्य है वो देखता है और चीजों को उसने सीखा है, ठीक है। तो ये जो कुशल कार्य है जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का बच्चा जो है वर्णन करता है, तो ये क्या है, ये सीखने के प्रतिफल है, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी जो है आपका किस तरफ है, आपका बंगाल की खाड़ी जो है आपका हो जाएगा इस साइड में है, ठीक है, इस तरफ है। तो ये जो साइड है आपका बंगाल का खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है। और यहाँ से जो गंगा नदी का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी या समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए केरल है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है यह इसके तट पर है, बंगाल की खाड़ी के तट पर जो है कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। केरल तो इस साइड में आपका हो जाएगा पूर्वी साइड में, ठीक है। और माफ कीजिएगा पश्चिमी साइड में हो जाएगा केरल, ठीक है। और कर्नाटक भी और तेलंगाना जो है बीचों बीच लगभग आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश ही तट पर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है इसमें विभिन्न कहानियां हैं, किस्से हैं, केस स्टडी है, ठीक है। ये सभी जो है शामिल किए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्या शिक्षक जो है रुचि लेकर सुनाते हैं इसलिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। बच्चे का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। ये सही हो सकता है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, ये भी सही है। किस्से और कहानियां समाज को पसंद है इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण दिया गया। समाज को पसंद है इसलिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यदि तो यहाँ पे जो
है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता? तो देखिए कौन सा उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो है रद्द किया गया था सीबीएसई द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन 89 देख लेते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन 89 में देखिए क्या दिया गया है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसमें आम जिंदगी वास्तविक घटनाओं यानी जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घटती है उससे संबंधित जो है घटनाओं को जो है शामिल किया गया है पुस्तक में। रोजमर्रा की समस्याएं यानी कि जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है या जो है रोज दैनिक जीवन में हमारी क्या क्या समस्याएं, किस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और जो वर्तमान से जुड़ी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको रखा गया है। ये बिल्कुल सही है, अभिकथन यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। ठीक है, और देखिए कारण देखिए, इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस करें, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो बिल्कुल सही है। इसको जो है रखने के पीछे यही कारण है कि बच्चे जो है इस जो भी मुद्दा है, जो भी घटनाएं हैं उससे संबंधित खुल के वो अपने विचार को रख सके, वो अपनी बातों को रख सके। ठीक है, और बहस कर सके, समस्याओं से उन्हें जो है समस्याओं को उनकी जानकारी हो। ठीक है, और साथ में जो है उनके प्रति संवेदनशील वो बने और सही समझ बना सके, यही इसका उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही है, कारण भी सही दिया गया है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। तो ये ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अभिकथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए अभिकथन में क्या दिया गया है, जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए अभिकथन में दिया गया है कि जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। बिल्कुल सही है, जो जीवाश्म ईंधन है फॉसिल फ्यूल्स है और जैव मात्रा जो है ये परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। बिल्कुल सही अभिकथन। कारण देखिए क्या दिया गया है, पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है। तो देखिए दिया गया है आपका, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4 में, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। तो हमने जो है ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और साथ में जो है आप प्लेलिस्ट विजिट करके और भी वीडियोज को देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 और यदि आप सीटेट पेपर 2 का भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 का अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट पेपर 2 फरवरी 2026। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।